सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 है बहादुर भीम। बच्चों, इस पाठ में हमने महाभारत की एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी और इस कहानी में हमने बहादुर भीम का एक बहादुरी भरा किस्सा पढ़ा था और हमने जाना कि भीम कितने बहादुर थे। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया था, इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया। तो बच्चों, हमने पाठ को लगभग समाप्त कर लिया है। आज हम करेंगे इसका आखिरी अभ्यास जो है वाक्य बनाओ। तो बच्चों, हम पाठ से कुछ शब्द लेकर उनसे के वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों, वाक्य हम पहले भी बना चुके हैं। हम कुछ शब्दों को लेते हैं और उनके विषय में एक वाक्य लिख लेते हैं। भीम बहुत बहादुर थे। अब इसके नीचे बहादुर शब्द का वाक्य बनाया, इसलिए हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है बच्चों आश्चर्य। बच्चों, आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी, ऐसा कोई घटना जिससे हमें आश्चर्य हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने दोस्त को अचानक देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ऐसा कोई दोस्त जो बहुत दिनों बाद अचानक से आ जाए या बिना बताए आ जाए तो हमें हैरानी होती है या आश्चर्य होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आश्चर्य। अपने दोस्त को अचानक देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उसके बाद अगला वाक्य है बच्चों, हम आश्चर्य के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अगला शब्द है तीसरा शब्द है भोजन। हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। भोजन खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं और हमें गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो हमारा अगला शब्द है भोजन। हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। च पर आ की मात्रा चाहिए। हमें पौष्टिक भोजन करना। बच्चों, अगला शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन। बच्चों, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज। तो हमें प्रतिदिन दांत साफ करने चाहिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, हम प्रतिदिन विश्राम करते हैं, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। आप इससे भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो प्रतिदिन हमें प्रतिदिन व्यायाम यानी एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। फिर आखिर में हम वाक्य बनाएंगे 5 लड़ाई। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें लड़ाई
ई, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों यह थे कुछ शब्द जिनका हमने वाक्य बनाया। आप इसी तरह आप इन वाक्यों को भी लिख सकते हैं या अपने मन से भी वाक्य बना करके लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द थे जिनका हमने वाक्य बनाया। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 13। पाठ 13 हमने खत्म कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे एक नया पाठ। तो चलिए बच्चों, हमारा आज का अगला पाठ है, एक कविता है बच्चों। उसके पहले हम उसे शुरू करने से पहले कुछ विचार कर लेते हैं। हम इस कविता को पहले भी पढ़ चुके हैं, आज इसे हम एक बार दोहराने जा रहे हैं। तो चलिए हम एक बार फिर उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की हमारी कविता है पाठ 14, कविता पाठ 14। पहले हम विचार कर लेते हैं, फिर कविता का नाम लिखते हैं। तो बच्चों पाठ 14 में हमें एक यहाँ पे कविता दी गई है। तो बच्चों आप सभी को कोई ना कोई ऋतु या मौसम पसंद होगा। बच्चों ऋतु का मतलब होता है मौसम। जैसा कि आप जानते हैं कि वैसे तो 4 ही मौसम होते हैं, लेकिन हमारे देश में हम 6 मौसम हमने पढ़ा है कि 6 मौसम होते हैं और आपने महसूस भी किया होगा। तो इनमें से कोई ना कोई मौसम बच्चों सभी को पसंद होता है। किसी को वर्षा ऋतु पसंद होती है, किसी को शरद ऋतु पसंद होता है और किसी को बसंत ऋतु पसंद होता है, या फिर बाकी के 6 जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु होता है, फिर उसके बाद हेमंत ऋतु होता है, उसके बाद शरद ऋतु होता है, फिर उसके बाद बच्चों वर्षा ऋतु होती है, वसंत ऋतु होता है और उसके बाद शिशिर ऋतु होता है। और ये 6 ऋतुएं होती हैं जो इनमें से कोई ना कोई हर एक को पसंद होता है। लेकिन बच्चों जैसा कि आप जानते हो जो वसंत ऋतु होता है इन सब ऋतुओं में सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु जब ठंड कड़ाके की ठंड खत्म होती है तो यह मौसम शुरू होता है। और क्योंकि हम ठंडी के बाद इस मौसम को महसूस करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस मौसम में जो मौसम होता है हमारे तन मन सबको बहुत भाता है। क्योंकि यहाँ इस समय ना तो बहुत धूप होती है, मतलब गर्मी होती है, और ना ही बहुत तेज सर्दी होती है। और उसके बाद बच्चों अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको हरे भरे पेड़ दिखाई देंगे और पेड़ में सुंदर सुंदर फूल दिखाई देंगे, रंग बिरंगे फूल दिखाई देंगे। तो इसलिए भी यह मौसम बहुत ही मनमोहक या मन भावना होता है, क्योंकि सबके मन को भाता है और सब लोग इस मौसम में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए यह मौसम बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इस मौसम को हम ऋतुराज भी कहते हैं, यानी ऋतुओं का राजा। सारे मौसम में सबसे अच्छा मौसम होता है या सारे ऋतुओं में सबसे अच्छा मौसम होता है, इसलिए हम इसे ऋतुराज भी कहते हैं। तो बच्चों वसंत ऋतु में आपने देखा होगा चारों तरफ चिड़िया चहचहाती हुई दिखाई देती हैं, और आपने सरसों के खेत देखे होंगे। जब भी आपको वसंत ऋतु के बारे में बात किया होगा या चर्चा की होगी आपने, तो आपको लोग सरसों के खेत के बारे में ज़रूर बताते होंगे, क्योंकि इसमें हरे हरे पौधे पे पीले पीले फूल लगे होते हैं जो दूर से देखने पे बहुत ही सुंदर ही मनमोहक लगे। फूलों की खुशबू होती है, हवा भी बहुत अच्छी लगती है और मौसम भी सुहावना होता है। तो यानी कि जो भी हमें महसूस होता है सब अच्छा ही महसूस होता है। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि आम के पेड़ में बौर आते हैं। बौर का मतलब होता है बच्चों फूल आना, फिर उन्हीं फूलों में छोटे छोटे फल आते हैं और वो आम का बड़ा फल बन जाते हैं। तो इस मौसम में आपने बौर आने पे आपने देखा होगा कि कोयल भी आम के पेड़ों पे दिखाई देती है और वो भी उनकी भी बोली सुनने को मिलती है। आपने अधिकतर कोयल को आम के पेड़ों पर बैठे हुए देखा होगा। तो बच्चों आप लोगों को कौन सा मौसम अच्छा लगता है? आप लोगों को भी कोई ना कोई मौसम अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो
इतनी सारी ऋतुएं भारत में होती हैं और हर ऋतु का अपना अपना महत्व होता है बच्चों। किसी भी ऋतु को हम अच्छा या बुरा तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन यह कुछ ज़्यादा कि कुछ ऋतुओं में हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और कुछ हम किसी तरह बस बिताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमें नहीं पसंद है दूसरों को भी ना पसंद हो, तो सबको अलग अलग ऋतुएं पसंद हो सकती हैं और हर ऋतु का हमारे वातावरण या फिर हमारे लिए महत्व होता है। तो यहाँ पे इस कविता में एक छोटी सी कविता है, इस कविता में हम आज वसंत ऋतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, और हमारे कविता का नाम है वसंत ऋतु, पाठ 14, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु, तो बच्चों हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस ऋतु के बारे में आपको नहीं बताऊंगी और बाकी की चीज़ें तो हम इस कविता में पढ़कर समझ लेंगे। छोटी सी कविता है लेकिन समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। तो बच्चों चलिए कविता को हम पढ़ते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर भंवरे भौरे गाते हैं गाना। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र में भी आप देख सकते हैं कि बच्चे भी खुश हैं इस मौसम के आने पर, और जो चिड़िया है, उसके बाद भंवरे हैं, तितलियाँ हैं, वो भी इधर से उधर मंडरा रहे हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर, और डाल पर बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे झूला झूल रहे हैं। तो बच्चों ये फूल, तितली या फिर चिड़िया, भंवरे सब इतने खुश हैं कि सब पेड़ों पर बैठ के झूला झूल रहे हैं और गीत सुना रहे हैं। तो बच्चों भंवरे गाते हैं गाना, भंवरों को भी आप घूं घूं करते हुए आवाज़ निकालते हुए देखा होगा बच्चों, तो उससे ऐसे लगता है कि भंवरे इतने खुश हैं कि गाना गुनगुना रहे हैं या गीत गा रहे हैं। डाल डाल पर पात पात पर, बच्चों इतने वो खुश हैं कि हर एक डाल डाल पर घूम रहे हैं, मतलब एक डाल से दूसरे डाल पर जा रहे हैं और हर एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर घूम घूम के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बच्चों जब हम तन और मन दोनों से अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा दिल भी खुश रहता है और मन भी खुश रहता है और हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसे करने में हमें मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी जो भंवरे हैं वह इतने खुश हैं कि वह गाना गा रहे हैं, घूम घूम कर गाना गा रहे हैं, फूलों के आसपास मंडरा रहे हैं और फूलों की डाली पे बैठकर झूला झूल रहे हैं। और उसके बाद जो कोयल है, कोयल भी इतनी खुश है कि डाल डाल पर, किसकी डाल पर कोयल घूमती है बच्चों? आपने देखा होगा जब आम के पेड़ में बौर आता है, फूल आता है बौर, या फिर बौर आता है जिससे कि फल, आम का फल बनता है, तो उस समय आप अक्सर कोयल को आम के पेड़ पर देख सकते हैं। तो यह वही मौसम है जबकि पेड़ों में बौर आ रहे हैं और बौर की भी एक महक होती है बच्चों। जो आम का बौर होता है उसमें भी एक महक होती है, तो उससे भी हवा में महक आती है, फूलों की महक होती है। उसके बाद यह सब कुछ महसूस कर रही है कोयल और वह भी बहुत खुश है और मस्ती भरा स्वर सुना रही है, यानी गीत जो गा रही है वो, उसमें भी एक मस्ती है। मस्ती का मतलब होता है कि मदमस्त हो जाना, जिसमें हम खो जाते हैं और सब कुछ भुला देते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे इतनी मस्त है कोयल कि वो डाल डाल पर, कभी डाल डाल पर घूम रही है तो कभी पत्ते पत्ते पर, एक एक पत्ते पर घूम करके अपनी खुशी का इजहार कर रही है। और उसके स्वर भी मस्ती भरे हैं, जो गाना गा रही है वो भी मस्ती भरा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोयल भी इस पूरे माहौल से बहुत ही मस्त हो गई है, वह भी इसे बहुत खुश होकर के इस समय को बिता रही है। उसके बाद महक महक कर, चहक चहक कर हवा यहाँ इछलाती है। तो बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो फूल खिले हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे आम के बौर भी निकले हैं, इन सब की जो खुशबू है हवा में मिल गई है। हवा में खुशबू मिलने की वजह से हवा भी बहुत मस्त हो गई है, या हवा भी बहुत चंचल हो गई है, या फिर इठला रही है। इठलाना का मतलब इतराना बच्चों। यहाँ पे उसे भी बहुत जो हवा है उसमें भी एक तरह की मस्ती आ गई है और वह भी नखरे दिखा रही है, क्योंकि उसको भी अच्छा महसूस हो रहा है, उसको भी जो उसकी महक है उसकी वजह से उसे अच्छा महसूस हो रहा है। तो उसके अंदर भी एक इठलाना, वो भी इठला रही है,
या फिर हमें नखरे दिखा रहे हैं। तो बच्चों ये सारी बातें ये कविता की भाषा है या कवि की भाषा है। जिस कवि ने इसे लिखा है वो है सोहनलाल द्विवेदी जी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हवा में किसी प्रकार का घमंड आ गया है या फिर उसके अंदर वो किसी भी प्रकार का इठलाहट ना आ गया है या किसी भी प्रकार का के नखरे दिखा रही है, बल्कि यह चीज़ें कवि महसूस कर रहा है। जब कवि इस मौसम को महसूस कर रहा है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हवा है उसमें खुशबू आ गई है और खुशबू आने की वजह से वो भी इठला रहा है या नखरे दिखा रहा है। और उसके बाद तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह ऋतु इतनी अच्छी होती है, इतनी मन भावन होती है कि इसमें तन मन सब खुश हो जाता है, क्योंकि ना तो बहुत तेज गर्मी होती है ना तो बहुत तेज सर्दी होती है। उसके बाद ये बहुत तेज सर्दी के बाद यह मौसम आता है। बच्चों इस मौसम में बहुत सारे हम त्यौहार मनाते हैं और सबसे बड़ा त्यौहार होता है वसंत पंचमी, जो इस ऋतु के नाम से ही बना है, वसंत पंचमी। इस दिन हम सरस्वती की पूजा करते हैं, इसे हम अपने स्कूलों में भी मनाते हैं। और उसके बाद फिर हम इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से सरसों के पेड़ में पीले फूल खिले होते हैं, उसी तरह से औरतें भी पीले कपड़े पहन करके गाना गाती हैं और झूमती नाचती हैं। अगर आपने कभी फिल्मों में देखा होगा या फिर कहीं और वसंत ऋतु के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि औरतों को भी पीले रंग के कपड़े पहनाए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि हम जब पूजा में भी जाते हैं, वसंत पंचमी के दिन हम पूजा में भी जाते हैं तो उस दिन हम पीले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इस मौसम में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, जिसमें से कि सरसों का जो हम फूल देखते हैं वैसा ही कुछ पीला वस्त्र पहना जाता है, पीले कपड़े पहने जाते हैं। तो हम जब सरस्वती पूजा भी करते हैं तो हम सरस्वती, जैसा कि आप जानते हैं कि ये विद्या की देवी हैं, तो हम उस दिन हम पीले वस्त्र पहनते हैं। और तन खुश होता है, अच्छा मौसम होने की वजह से हमारा तन भी खुश होता है, क्योंकि तन को ना तो गर्मी लगती है ना ठंडी लगती है, सुहावने ना मौसम होता है, कोई किसी प्रकार से भी वातावरण से भी हमें कोई परेशानी नहीं होती, तो इसलिए हमारा तन अच्छा महसूस करता है। और तन अच्छा महसूस करता है तो मन भी अच्छा महसूस करता है। मन खुश होता तन खुश होता जब वसंत ऋतु आता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि एक बार दशहरा दिवाली के बाद सारे त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अब फिर नया मौसम, जब ये सर्दियाँ ख़त्म होती है तो एक बार फिर सारे मौसम शुरू हो जाते हैं। तो यही एक समय होता है जिसमें बहुत सारे हम त्योहारों को मनाते हैं, मतलब त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं। अक्टूबर महीने में सारे त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं। अब इस समय आकर के जब वसंत आता है तो फिर से एक बार सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं और इसलिए हम इसे त्यौहार का आगमन भी कहते हैं। इसके बाद एक एक करके हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और सब लोग यहाँ पे रंग बिरंगे फूलों को देख करके हमें समझ में आता है कि सब अलग अलग रंगों में रंगे होते हैं और उसके बीच में भी सब लोग अपनी अपनी तरह से अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। तो यह था 8 पंक्तियों की यह कविता है बच्चों, बहुत ही छोटी है लेकिन हम समझे तो बहुत कुछ हमें यहाँ से समझ में आता है। एक बार फिर हम इस कविता को पढ़ते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर भंवरे गाते हैं गाना। जो भंवरे हैं बच्चों, भंवरों को हम भंवरे भी कहते हैं और आपने अगर भंवरों को देखा होगा तो वो घूम घूम करके एक तरह की ध्वनि निकालते हैं, जो ऐसा लग रहा है कि वह फूल फूल पर घूम रहे हैं और भंवरे हमेशा फूलों के आसपास ही मंडराते रहते हैं। तो जब वह फूल के आसपास मंडरा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रंग बिरंगे फूल यहाँ खिले हुए हैं, आप चित्र में भी देख सकते हो कि तितलियाँ हैं और खिली खिली धूप निकली हुई है, क्योंकि हमको यहाँ पे सूरज तो नहीं लेकिन बादल भी है, यानी बहुत तेज़ धूप नहीं है। और उसके बाद फूलों में रंग बिरंगे पेड़ों में फूल खिले हुए हैं, बच्चे भी खुश हैं और बेलें दिखाई दे रही हैं और इस पे चिड़िया बैठी है, कोयल बैठी है, वह भी गाना गा रही है। तो यह सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और भंवरे भी फूलों की महक सुन करके, उनको देख करके खुश हैं और मंडरा रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चों ये जो भंवरे हैं वह एक प्रकार का गाना गा रहे हैं। क्यों गाना, हम कब गाना गाते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं। तो यह खुश होकर के
गाना गा रहे हैं और डाल डाल पर, पात पात पर कोयल भी स्वर अपना मस्ती भरा स्वर सुना रही है। तो यह सारा कुछ देख करके कोयल भी बहुत खुश है और खुशी के मारे आम के पेड़ पे कोयल अधिकतर रहती है। जब इस पर बौर आ जाते हैं तो कोयल भी पेड़ों पर आम के बौर को देख करके उसकी महक से इतने मस्त हो गई है, इतनी खुश हो गई है कि वह मस्ती भरा गीत गा रही, मतलब वह भी इस माहौल में मद मस्त हो गई है और मस्ती भरा गीत गा रही है। महक महक कर, चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। जब इतनी खुशबू हो हवा में तो हवा में भी एक तरह का इठलाहट आ जाता है या फिर नखरे आ जाते हैं। और यह सब कुछ बच्चों दरअसल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कवि की सोच है या कवि की इमेजिनेशन है, जो वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तन खुश होता मन खुश होता। जब मौसम अच्छा होता है या फिर हमारे तन मन को हर चीज़ अच्छी लगती है तो हम तन और मन दोनों से खुश रहते हैं। और यह कब होता है? जब वसंत ऋतु आता है। तो बच्चों यह 8 पंक्तियों की कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है, जो बहुत ही सुंदर है। आप इसे पढ़ेंगे और याद करके अपनी कक्षा में सुनाएंगे। और उसके बाद बच्चों इस कविता को आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके जो यहाँ पे चित्र बना है उसे भी बनाएंगे। तो यह थी हमारी कविता बच्चों। भंवरों का मतलब, भौरे का मतलब होता है भंवरे। डाल डाल यानी एक डाली से दूसरी डाली पर, यानी डाली डाली। पात पात, पत्ते पत्ते मतलब एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर। स्वर मतलब आवाज़। और मस्ताना मतलब मस्ती या मौज से भरा। उसके बाद महक, महक का मतलब होता है खुशबू। इठलाती का मतलब होता है नखरे दिखाती। उसके बाद तन का मतलब होता है शरीर और ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो इस प्रकार बच्चों चलिए पहले इस कविता की हम कठिन शब्दों को लिखते हैं। तो बच्चों कविता हमने पढ़ ली और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम लिखेंगे कुछ कठिन शब्द। आप कविता को अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और इसमें दिए गए चित्र को भी बना लीजिएगा। कठिन शब्द। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है भौरे। भ पर अ की मात्रा, भ र पर इ की मात्रा, रे, भौरे। उसके बाद दूसरा है, दूसरे में हमारे पास है फूल। फ पे बड़ी की मात्रा फूल। तीसरा शब्द है झूल। झ पर बड़ी की मात्रा झूल, झूल। उसके बाद 4 में हमारे पास है बच्चों स्वर। स्वर, स्वर। फिर 5 में हमारे पास है कोयल। का उपयोग की मात्रा कोयल, कोयल। उसके बाद 6 पे हमारे पास है मस्ताना। म आधा स, त पर आ की मात्रा ता, ना, मस्ताना। फिर 7 पे हमारे पास है 7 चहक। च ह क, चहक। 8 पर हमारे पास है 8 पर इठलाती। ई ठ ला, त पर बड़ी की मात्रा ती, इठलाती। फिर 9 पर हमारे पास है 9 पर है खुश। ख पर छोटी की मात्रा खू, श, खुश। और 10 पर है 10 पर ऋतु। 10 पर है ऋतु। तो ये है, यह कुछ शब्द हैं जो हमको कठिन लगे बच्चों। हम इसे लिख करके याद करेंगे। तो आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके इनको याद करेंगे। तो बच्चों ये है भौरे। भौ पर बिंदी, भौरे। भ पर अ की मात्रा भौ, र पर ए की मात्रा रे, भौरे। फ पर बड़े की मात्रा फूल, फूल। झ पर बड़े की मात्रा झूल, झूल। आधा स व र, स्वर। आधा स व र, स्वर। कौपयोग की मात्रा को, य, ल, कोयल। म आधा स त पे आ की मात्रा ता, ना, मस्ताना। चहक, चहक।
इठलाती, द पर बड़ी की मात्रा ती, इठलाती। ख पर छोटे की मात्रा खुश, खुश। ऋतु, ऋतु। तो ये कुछ शब्द हैं बच्चों। भौरे, फूल, झूल, स्वर, कोयल, मस्ताना, चहक, इठलाती, खुश और ऋतु। आप इसे अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है शब्द। चलिए हम इन शब्दों को लिख करके इनके अर्थ को जानते हैं। तो कुछ शब्द हैं इस कविता में जो कि नीले रंग से लिखे गए हैं, हम उनके अर्थ को लिख करके यहाँ समझेंगे। तो हमारा विषय है शब्दार्थ। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है शब्दार्थ और मुहावरे। यहाँ पे मुहावरे तो नहीं है कोई, तो हम शब्दार्थ को लिख करके याद करेंगे। इस बात में मुहावरे तो नहीं है कोई, लेकिन हम शब्दार्थ को लिख करके याद करेंगे। भंवरे, भंवरे का मतलब होता है भौं रे। भंवरे का अर्थ होता है भ व रे, भंवरे। भंवरे, ख पे चलते बिंदु व रे, भंवरे, जो फूलों पर मंडराते हैं, भंवरे। उसके बाद डाल डाल यानी डाली डाली, डाल डाल यानी डाली डाली, एक डाली से दूसरी डाली पर जाना। तो हम इसे लिखेंगे डाली डाली, डा ल पर बड़ी की मात्रा ली और डाली डाली डाली। उसके बाद तीसरे में हमारे पास है पात पात, प पर आ की मात्रा पा त, प पर आ की मात्रा पा त, पात पात। पात पात से यहाँ पे हो गया पत्ते पत्ते, प आधा त पूरा का, पत्ते और पत्ते, पत्ते पत्ते, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर, पत्ते और पत्ते। फिर उसके बाद है स्वर। स्वर का मतलब है, स्वर का मतलब है आवाज, आवाज, आवाज। स्वर का मतलब है आवाज। उसके बाद है हमारे पास 5 मस्ताना, म आधा स, त पर आ की मात्रा, न पर आ की मात्रा, मस्ताना। मस्ताना का मतलब है मस्ती भरा, मस्ती या मौज भरा, मस्ती, मस्ती, मस्ताना यानी मस्ती, या मौ पर आ की मात्रा मौज, मौज भरा, भ मौज भरा, मस्ती से भरा। उसके बाद 6 पे है महक। महक यानी महक, महक यानी खुशबू, ख पे छोटे की मात्रा, श ब पर बड़े की मात्रा, खुशबू, खुशबू। उसके बाद हमारे पास है इठलाती। 7 पे हमारे पास है ई ठ ला ती, इठलाती। इठलाती का मतलब होता है नखरे दिखाना, न ख रे। किसी में कोई अच्छाई होती है तो वो नखरे दिखाता है। तो यहाँ पे हवा इस समय इतनी खुशबूदार है कि उससे भी अपने ऊपर घमंड हो जाता है और वह नखरे दिखाती है। उसके बाद तन। तन का मतलब होता है 8 पर है त न, तन। तन का मतलब होता है शरीर, श र पर बड़ी की मात्रा र, शरीर। उसके बाद 9 पर है ऋतु। ऋतु का अर्थ है मौसम, ऋतु, ऋतु का मतलब है मौसम। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हमें पढ़ करके समझना है। तो यहाँ पे बच्चों पहला शब्द है भौरे। भौरे यानी भंवरे। भौरे आपने देखा है छोटा सा फतिंगा की तरह या कीट फतिंगा होता है जो कि फूलों पे मंडराता है। तो बच्चों आप उसे चारों तरफ, फूलों के चारों तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम भंवरे, और जब यह घूं घूं करके कुछ की तरह कुछ ध्वनि निकालता है, तो बच्चों यहाँ पर भी फूलों पर मंडरा रहा है और घूं घूं करके ध्वनि निकालता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो मस्त होकर के गाना गा रहा है। यहाँ पे वह फूलों को देखकर इतना मस्त हो गया है कि वह गाना गा रहा है। तो यहाँ पे भौरे यानी
भंवरे, भंवरे को हम भंवरे भी कहते हैं। उसके बाद डाल डाल यानी डाली डाली। तो ये जो कोयल है वह इतनी खुश है आम के पेड़ पर बौर देख करके कि वह एक डाल से दूसरी डाल और हर पत्ते एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर घूम रही है, यानी पेड़ के खुश होकर पेड़ के हर डाल और पत्ते पर आज घूम करके अपनी खुशी को जाहिर कर रही है। उसके बाद हमारा अगला शब्द है पात पात। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो कोयल है बहुत खुश है क्योंकि पेड़ों में बौर निकल आए हैं। और जब आपने देखा होगा आम के पेड़ों में जब बौर निकल आते हैं तभी कोयल आपको आम के पेड़ में दिखाई देती है। तो यह मौसम भी खुशनुमा है, उसके साथ पेड़ों में बौर भी आ गए हैं। तो कोयल बहुत खुश होकर के एक डाल से दूसरी डाल या डाली डाली में घूमकर या पत्ते पत्ते पर घूम करके अपनी खुशी का इजहार कर रही है और गीत गा रही है। उसके बाद स्वर। स्वर का मतलब होता है ध्वनि या आवाज़। हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम स्वर कह सकते हैं या ध्वनि है, इसे हम स्वर कहते हैं। उसके बाद मस्ताना। मस्ताना का मतलब होता है मस्ती, मौज से भरा। जब हम तन मन से खुश रहते हैं और जब हमें इतना अच्छा वातावरण मिलता है तो हम तन मन से खुश हो जाते हैं और हमें एक तरह की मस्ती छा जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है बच्चों, मस्ती का मतलब होता है मस्त हो जाना या मौज से भर आना, मौज मस्ती करने जैसा मन होना। तो यहाँ पे मस्ताना का मतलब हो गया है कि जो माहौल है मौज मस्ती का हो गया है, क्योंकि हमें तन मन से हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा तन मन है बहुत ही खुश है। उसके बाद महक। महक का मतलब है खुशबू। महक का मतलब है खुशबू। यहाँ पे फूलों की खुशबू से, फूलों की महक को हम खुशबू भी कहते हैं या किसी भी महक को हम खुशबू कह सकते हैं। इठलाती यानी नखरे दिखाती। जब किसी में कोई अच्छाई होती है तो थोड़ा सा भाव दिखाता है या नखरे दिखाता है, तो यहाँ पे भी जो हवा है वह खुशबूदार हो गई है, इसलिए नखरे दिखा रही है। उसके बाद तन यानी शरीर। ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो इस तरह से बच्चों हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे और आगे के अभ्यास के साथ मिलेंगे। तो आप जो भी आज हमने पढ़ा उसे पढ़ लीजिएगा और कल एक बार फिर हम आपसे इसी पाठ के आगे के अभ्यास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।